वेलकम डियर रॉकर्ड्स, स्वागत है आपका मूवी किंगडम में। मूवी की शुरुआत में दो अनाथ लड़कों को दिखाते हैं जिनका नाम शिन और पियो होता है, जिन्हें अंकल वो नाम के एक बूढ़े ने कुछ समय पहले ही अपनी गुलामी के लिए खरीदा होता है। और बहुत ही कठिन जीवन जीने के बाद वो जीवित रहने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और सेनापति आओ के नाम के एक सेनापति की महानता को देखने के बाद उन दोनों का मन होता है कि वो भी उस सेनापति के जैसा बने। लकड़ियां इकट्ठा करने और लकड़ी के गट्ठे काटने के बाद शिन और पियो एक साथ अपना खाली वक्त जंगल के बीच में गुजारते हैं, जहां पर वो लकड़ी से तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं। और पिछले कुछ सालों से वो एक दूसरे के लड़ने की कौशल और अपनी चुस्ती फुर्ती बढ़ाने के लिए हर रोज एक दूसरे के साथ अभ्यास करते हैं। और हर रोज अभ्यास करने की वजह से वो बहुत ही अच्छे तलवारबाज और एक महान सैनिक के रूप में बड़े होते हैं। अब एक दिन जब वो एक दूसरे के साथ अभ्यास कर रहे होते हैं, तभी एक सेनापति जिसका नाम चैंग होता है वो पियो की तलवारबाजी को देखता है और उसकी काफी तारीफ करता है। अब अगले दिन सेनापति चैंग अंकल हो के घर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि शाही दल अलग अलग क्षेत्रों से शाही सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए भर्ती कर रहा है। और उसके यहाँ आने की एक ही वजह होती है, वो ये है कि वो अंकल वो से इजाजत लेने आया होता है कि क्या वो पियो को अपने साथ साम्राज्य में ले जाकर उसी साम्राज्य के कुछ खास सैनिकों के साथ तैयार करना चाहता है। हालांकि शिन को पियो की तरह ये मौका नहीं मिलता। वो पियो के लिए काफी खुश होता है और वो उसको अपने सपने को पूरा करने के लिए भी कहता है। अब उस रात एक दूसरे से अलग होने से पहले पियो और शिन एक दूसरे के साथ आखिरी बार तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। शिन कड़ी मेहनत करने की कसम खाता है ताकि वो एक शाही सैनिक बनने के लिए पियो के साथ पकड़ बना सके और एक महान सेनापति बनने के अपने सपने को पूरा कर सके। और फिर अगले कुछ दिनों तक शिन अपनी तलवारबाजी की तकनीक को और अच्छा करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपने लड़ने के तरीकों में काफी सुधार करता है और कठोर अभ्यास करने के बाद वो अपनी लकड़ी की तलवार से एक पत्थर को आसानी से तोड़ देता है। अब कुछ दिनों बाद जब वो अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा होता है तो पियो वहां आता है, जिसे देख शिन बड़ा ही हैरान रह जाता है क्योंकि पियो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है। और यही नहीं, पियो मरने वाली हालत में होता है। फिर पियो उसको बताता है कि महल में तख्ता पलट हुआ है, जहां राजा के छोटे भाई ने राजा को मारने के लिए किसी को भेजा है। और उसी गड़बड़ी की वजह से महल के शाही अधिकारियों ने पियो को राजा होने का नाटक करने के लिए और उसे कुर्बान करने के लिए रखा था। और फिर अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वो अपने साथ एक नक्शा लाया होता है और वो शिन को कहता है कि नक्शे की मदद से वो एक गाँव में जाए और उसको बताता है कि गांव में शिन को एक सेना मिलेगी जो उसे एक अच्छा योद्धा बनाने में मदद करेगी। और फिर उस रात पियो ने जिस गुरु के बारे में शिन को बताया होता है, शिन उस गांव की तरफ बहुत ही तेजी से भागता हो जाता है, लेकिन रास्ते में उसको कुछ गुंडे घेर लेते हैं और इसीलिए उसे उनके खिलाफ लड़ना पड़ता है। और सौभाग्य से इतने समय से जो वो कड़ी मेहनत कर रहा था उसकी भी आज परीक्षा हो जाती है और वो अकेला ही बहुत ही आसानी से सभी गुंडों को हरा देता है। फिर वो वापस अपनी यात्रा को शुरू करता है और फिर काफी चलने के बाद शिन आखिरकार गांव में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिलती है जिसके राजा क्वीन होते हैं, जो अपने साम्राज्य से भागकर आए होते हैं। फिर राजा क्वीन शिन को समझाते हैं कि सेनापति चैंग जानबूझकर पियो को साम्राज्य में लेके गए थे क्योंकि पियो का चेहरा उससे बहुत ही ज्यादा मिलता है। वो उस शाही अधिकारी को धोखा देना चाहते थे जिसने उनके साथ विश्वासघात किया और उसके छोटे भाई प्रिंस सेक्यू के साथ मिलकर तख्ता पलट किया। दूसरी ओर शाही सेना के सैनिक अंकल वो के घर पहुंचते हैं और पियो के मरे हुए शरीर को वहां पर पाते हैं। तभी जी नाम का एक सेनापति जो राजकुमार सेक्यू के साथ होता है, वो समझ जाता है कि उन्होंने जिसे पहले मारा वो राजा कोई नहीं था बल्कि पियो नाम का कोई और ही व्यक्ति था। अब इस दौरान शिन, जिसे अब पता चल गया है कि साम्राज्य के लोगों ने पियो को धोखा दिया और उसका बलिदान दे दिया है, और इसलिए वो अब राजा क्वीन से बहुत ही गुस्सा है कि उनकी वजह से इस बेचारे की जान चली गई। अब बहस चलती रहती है कि तभी राजकुमार सेक्यू के द्वारा भेजा हुआ एक हत्यारा राजा क्वीन को मारने के इरादे से उनके सामने आता है। अब हत्यारा शिन को राजा क्वीन को मारने के लिए भड़काता है क्योंकि उसने और दूसरे शाही अधिकारियों ने ही पियो को मारा होता है। लेकिन हत्यारे की बात सुनने की जगह शिन उस पर ही हमला कर देता है और उसको मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि उस हत्यारे ने ही पियो को मारा है। अब भयंकर युद्ध और कुछ खतरनाक हमलों के बाद वो आखिर में हत्यारों को मार देता है। और फिर लड़ाई के बाद वो वापस राजा क्वीन के पास जाता है और अपनी निराशा को उसके सामने व्यक्त करता है क्योंकि वो अभी भी पियो की मौत पर यकीन नहीं कर पा रहा है। लेकिन राजा क्वीन शिन को शांत करने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि पियो की कुर्बानी पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए है। अब राजा क्वीन उसको समझाते हैं कि उसे जिंदा रहना होगा ताकि शाही तख्त उसके छोटे भाई के हाथों में न पड़ जाए जो बहुत ही निर्दयी और बेईमान है, क्योंकि अगर उसके छोटे भाई के हाथ में शाही तख्त आ गया तो समझो पूरा साम्राज्य तबाह हो गया। फिर राजा क्वीन शिन को उसकी नई सेना का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं
ताकि वो राजकुमार सेक्यू के हाथ से साम्राज्य को वापस ले ले और पियो के बलिदान और उसकी मौत को बेकार न जाने दे। दूसरी ओर राजकुमार सेक्यू राजा क्वीन की जिंदा होने की खबर सुनकर बहुत ही निराश और गुस्सा होता है और फिर वो अपने साथियों को अपने बड़े भाई को मारने के लिए और हथियारे भेजने का हुक्म देता है। अगले दिन राजा क्वीन और शिन जंगल के अंदर से जा रहे होते हैं, तभी उन पर अचानक से एक हत्यारा हमला कर देता है जो जहरीली सुई के हथियार का इस्तेमाल करता है। और फिर शिन हथियारे से तब तक लड़ता है जब तक वो उस आदमी के सर को अपनी तलवार से काटने में कामयाब नहीं हो जाता। अब उस आदमी को मारने के बाद वो अचानक से गिर जाता है और जहरीली सुई की उसके शरीर पर लगने की वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। लेकिन सौभाग्य से राजा क्वीन शिन को बचा लेते हैं और उसके ठीक होने तक उसका ध्यान भी रखते हैं। जब शिन नींद से उठता है तो वो शाही सैनिकों को एक झुंड को अपने सामने देखकर बड़ा ही हैरान रह जाता है जो उनके छिपने की जगह पर घुस गए होते हैं। लेकिन फिर सौभाग्य से वो शाही सेना सेनापति चैंग की होती है जो अभी भी राजा क्वीन का वफादार है। राजा क्वीन के लिए अपनी भक्ति की घोषणा करने के बाद सेनापति चैंग एक रणनीति बनाते हैं ताकि वो राजकुमार सेक्यू से शाही घड़ी को वापस ले सके। दूसरी ओर हालांकि राजकुमार सेक्यू अभी भी राजा क्वीन को मारने के सफल नहीं हो पाए होते हैं, वो फिर भी पूरे साम्राज्य की पूरी सेना के सामने घोषणा कर देता है कि वो अब यहाँ का नया राजा है। अब इस दौरान राजा क्वीन बड़े निराश होते हैं क्योंकि उनके पास शाही सेना से लड़ने के लिए बहुत ही कम सेना होती है। अब ये सुनकर सेनापति में से एक उन्हें पहाड़ी जनजाति के लोगों से मिलने और एक बड़ी सेना बनाने के लिए उनकी मदद मांगने का सुझाव देता है और ये जानकर राजा क्वीन उसकी बात मान देते हैं और उसी वक्त पूरी सेना को पहाड़ी जनजातियों के इलाके में भेज देते हैं। अब बहुत ही लंबे और खतरनाक रास्तों से होते हुए राजा क्वीन और उसकी सेना पहाड़ी जनजातियों के इलाके की सीमा में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर पहाड़ी जनजाति की सेना के लोग कोई खास उनका स्वागत नहीं करते और वो उनको बंदी बना लेते हैं। और पहाड़ी जनजाति के लोगों के सरदार के सामने होने के बाद राजा क्वीन वहां अपने आने का मकसद उनको बताता है और अपने छोटे भाई से शाही घड़ी को वापस लेने के लिए पहाड़ी जनजाति के लोगों से मदद मांगता है। अब ये सुनकर पहाड़ी जनजाति का सरदार उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उन्हें बड़े शाही लोगों ने धोखा दिया था जिसकी वजह से बहुत से पहाड़ी जनजाति के लोग मारे गए थे। और फिर राजा क्वीन आसानी से हार नहीं मानते, इसलिए वो सभी पहाड़ी जनजाति के लोगों से आज तक जो भी शाही अधिकारियों ने उनसे गलती की है उसके लिए माफी मांगते हैं और उनकी माफी की ईमानदारी को सुनकर पहाड़ी जनजाति का सरदार उन्हें माफ करने का फैसला करता है और शाही घड़ी को वापस लेने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। पहाड़ी जनजाति के लोग उनकी सेना के साथ मिल जाते हैं और शाही महल पर हमला करने के लिए बिल्कुल योजना बनाते हैं और तैयार रहते हैं। इसके बाद राजा क्वीन और दूसरे सभी लोग शाही सेना पर अलग अलग दिशाओं से हमला करने की रणनीति बनाते हैं। वो शिन और सेनापति चैंग को पहली सेना का नेता बनाते हैं जबकि वो खुद को पहाड़ी जनजाति के सदस्य के रूप में वहां जाने का फैसला करता है। अब अगले दिन पहाड़ी जनजाति की सेना और राजा क्वीन की सेना साम्राज्य में पहुंच जाती है और पहाड़ी जनजाति के सरदार साम्राज्य के सेनापति से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी सेना राजकुमार सेक्यू की सेना के साथ मिलना चाहते हैं। पहाड़ी जनजाति के अच्छे इरादे को सुनकर शाही सेनापति पहाड़ी जनजाति की सेना को साम्राज्य में आने देता है और फिर आखिरकार पहाड़ी जनजाति के लोग और राजा क्वीन की सेना सफलतापूर्वक साम्राज्य में पहुंच जाती है और वो तुरंत दरवाजे की सुरक्षा करने वाले सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद राजा क्वीन शिन को हुक्म देता है और पहली सेना गुप्त रास्ते से महल में जाती है जबकि वो अपनी दूसरी सेना और पहाड़ी जनजाति के सरदार के साथ मिलकर मुख्य रास्ते से हमला करते हैं। अब राज्य की सुरक्षा करने वाले सैनिकों और हमला करने वाले पहाड़ी जनजाति के सैनिकों के बीच एक विशाल युद्ध शुरू हो जाता है। पहाड़ी जनजाति के योद्धाओं के लड़ने के तरीके और उनकी ताकत की वजह से राजा क्वीन शाही सिपाहियों को हरा देते हैं। दूसरी ओर शिन और पहली सेना को एक बड़े दानव से लड़ना पड़ता है जो गुप्त रास्ते की रक्षा कर रहा होता है। हालांकि सेना को शुरू में उस दानव से लड़ने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन बाद में शिन एक बहुत ही खतरनाक तलवार के हमले से उस दानव को मार देता है। अब उसके बाद शिन और पहली सेना राजकुमार सेक्यू को मारने के लिए शाही महल में घुस जाती है। हालांकि राजकुमार सेक्यू तो यहाँ पर आराम से अपने सिंहासन पर बैठा होता है और अपने सेनापति जी को बुलाता है जो उनके सामने साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा होता है। और फिर सेनापति जी शिन को एक एक युद्ध के लिए चुनौती देता है और वो बिना किसी संकोच के उसकी चुनौती को मान लेता है। अब उनके बीच की लड़ाई बहुत ही भयंकर होती है क्योंकि वो दोनों ही तलवार के लड़ने के हुनर में बहुत ही माहिर होते हैं। हालांकि शिन की आत्मा और विचार सेनापति जी से बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए आखिर में शिन उस चुनौती में जीत जाता है और सेनापति जी को अपने सामने मरा हुआ देखकर राजकुमार सेक्यू महल से भागने लगता है। लेकिन महल के दरवाजे के सामने राजा क्वीन और पहाड़ी जनजाति के लोग उसको घेर लेते हैं। राजा क्वीन को राजकुमार सेक्यू को हराने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो एक ही हमले से उसको हरा देता है। अब उसके बाद ही सेनापति आओकी जो पास ही साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सेनापति होता है
वो राजा क्वीन के पास आता है और उससे पूछता है उन्होंने ये युद्ध क्यों लड़ा। फिर राजा क्वीन उसको बताते हैं कि उन्हें शाही सिंहासन को वापस पाना था ताकि शाही तख्त किसी शाही धोखेबाज के हाथों में ना चले जाए। वो शाही राज्यों के लिए न्याय और शांति बनाए रखने के लिए जापान में सभी राज्यों को एकजुट करने का इरादा करता है। अब ये कारण को सुनकर सेनापति आओकी उसकी इच्छा से सहमत होता है और शांति बनाए रखने के लिए उससे वादा करता है। हालांकि कुछ शाही सेनापति राजा क्वीन की जीत को नहीं मानते और वो अभी भी राजकुमार सेक्यू के वफादार होते हैं, इसलिए वो अपने कुछ सैनिकों को सेनापति आओकी और राजा क्वीन पर हमला करने को कहते हैं। लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ सेनापति आओकी एक ही हमले से सारे सैनिकों को हरा देता है। अब ये देखकर राजकुमार सेक्यू का वफादार सेनापति बहुत ही गुस्सा हो जाता है और राजा क्वीन पर हमला करने के लिए वहां पर चला जाता है। लेकिन सौभाग्य से शिन बहुत ही जल्दी से सेनापति के हमले को रोक देता है और उसकी तलवार से उस सेनापति को मार देता है। और शिन को देखकर सेनापति आओकी उसकी बहुत ही तारीफ करता है और ये भी कहता है कि एक दिन शिन साम्राज्य का सबसे ताकतवर सेनापति होगा। अब शिन की बढ़ाई करने के बाद सेनापति आओकी और उसके सैनिक साम्राज्य से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले शिन उन्हें अपना नाम बताता है और उनसे कहता है कि वो उसके नाम को याद रखें। अब जब राजकुमार सेक्यू हार चुका है और सभी नमक हराम सेनापति मर चुके हैं तो राजा क्वीन और उसकी सेना अपनी जीत की खुशी मनाते हैं क्योंकि वो देशद्रोहियों से राजगद्दी को हथियाने में सफल हो गए हैं। अब पहाड़ी जनजाति के लोग भी खुशी मनाते हैं जैसे कि ये जीत उनकी भी हो। और फिर पहाड़ी जनजाति के सरदार के शाही महल को छोड़ने से पहले वो शिन के साहस और जुनून के लिए उसको इनाम के रूप में एक तलवार देते हैं। और अब जब सेनापति आओकी ने उसकी बढ़ाई कर ली है तो शिन को लगता है कि वो अब अपने सेनापति बनने के सफर में बहुत ही करीब पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द वो एक अच्छा सेनापति बनेगा। आपकी जिंदगी में आपका क्या बनने का सपना है और आप उसको पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अधिक सावधान रहना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। जबकि शिन के जीवन के अनुभव से हमें ये भी एहसास होता है कि एक गुलाम के जीवन की तरह एक मुश्किल जिंदगी होने के बाद भी हम अभी भी बड़े सपनों को पूरा करने के लिए अपने जुनून से सब कुछ बदल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।